हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र लोक विकास और पर्यावरण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो क्लासेस चल रही थी कंटिन्यू, हम लोग आईसीटी से मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे और फिर अंततः हम लोगों ने उससे संबंधित विगत वर्षों का 50-60 क्वेश्चन देखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि आज से हम लोग की लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित कक्षाएँ शुरू होगी, मतलब प्रैक्टिस सेट, और इससे हम लोग 5-6 प्रैक्टिस सेट करेंगे और फिर अंततः हमें इससे संबंधित PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं उसको, तो हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो ये यूनिट नंबर 9 का पहला आज प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। और फिर जो हमारे दोस्त अभी नए हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ जाइए दोस्तों। हम लोग कंटिन्यू ही आप लोग जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दिए हैं। आप लोग वहाँ देख सकते हैं कि हम लोग पिछले फर्स्ट यूनिट से लेकर और 8 यूनिट तक लगातार हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया है और फिर अब उसी में हम लोग का ये प्रैक्टिस नंबर 9 है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन है कथन वाला ही है, कथन और कारण वाला। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि पहला ही कथन है कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक लाभों के रूप में देखा जाना चाहिए। और कारण क्या है इसका कि विकासात्मक परियोजनाओं को लागू किए जाने से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, कूट में हम लोग को इसका आंसर देना है। देखिए, और क्या दे रहा है ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, और ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को छांटना है। तो इसमें दोस्तों ये जैसे जो पहला ऑप्शन है कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक लाभों के रूप में देखा जाना है, तो ये गलत है। और बाकी जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये सही है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि विकासात्मक परियोजना को लागू करने में यदि सावधानी नहीं बरती गई तो निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोग के सामने। प्राकृतिक बांस का नष्ट होना और उपजाऊ मृदा की हानि, पर्यावरणीय प्रदूषण और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी जो ये तीनों ऑप्शन है सब पे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक के आयाम हैं जीवन प्रत्याशा, रहन सहन का स्तर और शिक्षा प्राप्ति। चलिए इसका भी हम लोगों को आंसर कूट में देना है। स्क्रॉल कर दिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो जीवन प्रत्याशा, रहन सहन और शिक्षा प्राप्ति, ये तीनों होगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम बार किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मानव विकास सूचकांक जारी किया गया। तो 4 ऑप्शन दे रहा है 1988, 1990, 1992 और 1994। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका 1990। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1900 में मतलब 2019 में, दोस्तों सॉरी 19 से बोल रहे हैं, वर्ष 2019 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था। तो कौन सा था आपका, तो 129। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक बार मानव विकास सूचकांक का अगर न्यू अपडेट होगा तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। देखिए यहाँ पे कब का पूछ सकता है, देखिए जब जब जारी होगा तब का भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि न्यू अपडेट वाला पूछे पुराना छोड़ दे, और पुराना पूछे न्यू ना पूछे, तो कुछ भी पूछ सकता है। आप लोग एक बार जिस चीज़ में भी हंगर इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, अलग अलग चीज़ों का एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जाने से पहले 2 मिनट लगेगा गूगल पे। ठीक है, और सब देख लीजिएगा आप लोग। सहस्राब्दी अगला क्वेश्चन है, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों मतलब MDG के अंतर्गत निम्न में किसको शामिल किया गया था। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है। गरीबी तथा भुखमरी का उन्मूलन, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहना और मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोग के सामने। इसके अंतर्गत सतत विकास के लिए 17 लक्ष्यों को निर्धारण किया गया है। और नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और संरक्षित विश्व की रचना करता है। नेक्स्ट है इसमें कि सतत विकास के लक्ष्य में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG का स्थान लिया है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इनमें से कूट में कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों ये इसके अंतर्गत सतत विकास के अंतर्गत 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, ये तो सही है। हम लोग जब क्लास कर रहे थे तो वहाँ आपके सतत विकास के बारे में बात किए थे। तो एक बार बताना चाहेंगे, जो हमारे दोस्त अभी पहली बार जुड़े हैं हमारे वीडियो से, दोस्तों हम लोग कंटिन्यू इस पर क्लासेज भी चलती है। और वो क्लासेज आप लोगों को जाएंगे नीचे ना वीडियो में हमारी प्ले लिस्ट बनी है, तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक प्ले लिस्ट है UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट क्लासेज, तो वहाँ पे या क्लास ऐसे करके लिखा है। तो आप लोग वहाँ पे फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक आप लोग को सभी क्लासेज मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों के पास समय है या कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पे, और टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है। सबसे बेहतरीन बात यह है, तो आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है जिस चैप्टर में, आप लोगों को उसकी कक्षाएँ अलग मिल जाएगी, आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 15, 20, 25 मिनट इस तरह की क्लासेज हैं छोटी छोटी, तो आप लोग वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग के लिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो जो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा 7 नंबर में, तो 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि वर्ष 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। 4 ऑप्शन दे रहा है, कोई पीछे न छूटे, सब आगे बढ़े, द फ्यूचर वी वांट और की वांट, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा कोई पीछे न छूटे। यही दोस्तों इसका टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग पहले कथनों पर विचार करते हैं कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किया जाना है। नेक्स्ट है कि धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दे रहा है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, और न तो 1 और न ही 2। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका केवल A। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास वाली जो बात हो रही थी दोस्तों, वही है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में कौन सा एक कथन एक सत्य है, जो कथन नीचे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। देशों में गरीब और आपस में भी असमानता कम करना, देशों के भीतर है दोस्तों, गरीबी के सभी रूपों को सभी जगह से समाप्त करना, और समपोषणी खपत और उदार पैटर्न सुनिश्चित करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो होगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई नहीं असत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है, सतत विकास का उद्देश्य 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना। नेक्स्ट है, सतत विकास ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का स्थान लिया है। सतत विकास एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई पीछे ना छूटे, और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा दोस्तों, क्योंकि तीनों ऑप्शन ये सही है। ठीक है, तो आप पढ़े भी होंगे आप लोग साथ में, तो देखे होंगे। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है कि निश्चयवादी अवधारणा विडाल डी ला ब्लाग एवं जिन बुन्स ने दी थी। और नेक्स्ट है आपका सभ्यवादी अवधारणा रैटजेल एवं रिटर ने, और नवनियतिवादी अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ने। तो इसमें से दिया है कि निम्न में से उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों नवनियतिवाद की अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा केवल 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और वो कथन क्या है कि जलवायु का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से प्रजातियों के रंग रूप, आँख, नाक, शरीर की बनावट आदि पर पड़ता है। दूसरा है कथन कि पर्यावरण पर मानव का प्रत्यक्ष प्रभाव अल्पकाल में परिलक्षित हो जाता है तथा दीर्घकाल तथा पर्यावरण को प्रभावित करते रहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण पर मानव का प्रत्यक्ष प्रभाव पहले से सोचे हुए अथवा नियोजित होते हैं। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग कूट में। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही है आपका। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और दे रहा है कि मनुष्य भौतिक और सांस्कृतिक परिवेश से समायोजन कर सकता है। अगला है कि मनुष्य अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादन के लिए अलग अलग स्तरों पर अनुकूलन स्थापित कर सकता है। और नेक्स्ट है औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंची है। तो आगे ऑप्शन दे रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है, 1, 2, 3 और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकृति दे रहा है क्वेश्चन आप लोग का, देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकृति ने विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों के मनुष्य को समायोजन और अनुकूल करने की क्षमता प्रदान नहीं की है। अगला है पर्यावरणीय कारकों के विभिन्न संयोगों द्वारा मानव आचरण प्रभावित होते हैं। और नेक्स्ट है चंबल घाटी क्षेत्र में निर्मित और विकसित बीहड़ क्षेत्र ने सामाजिक व्यवहार एवं विचार को प्रभावित किया है। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 2 है ये कि पर्यावरणीय कारकों के विभिन्न संयोगों द्वारा मानव आचरण प्रभावित होते हैं, ये सही है। और नेक्स्ट है जो चंबल घाटी के निर्मित और विकसित बीहड़ क्षेत्र में सामाजिक व्यवहार का विचार को प्रभावित किया है। तो ये दोनों आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह आपका जो ऑप्शन सही होगा 2 और 3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसका रचना होती है। ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन दे रहा है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्र से और भौतिक तथा जैविक तंत्र से। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्र से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पर्यावरण के भौतिक संगठक जिसे अजैविक संगठक के नाम से भी जाना जाता है में शामिल है। तो मृदा, वायु, जल और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा ये सभी है दोस्तों। तो अजैविक में, संगठक में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। मृदा, वायु, जल ये सभी उसमें शामिल है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है कि पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है कि पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होता है। और नेक्स्ट है पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के कार्यात्मक संबंध पर आधारित होता है। और नेक्स्ट है पर्यावरण की कार्यात्मकता ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कूट में देना है आंसर, ध्यान दीजिएगा। और पूछा है यहाँ पे कि इन कथनों पर विचार कर रहे हैं कि कौन सा मतलब सही है, कौन सा गलत है। तो चूंकि ये तो नहीं पूछा है यहाँ पे कि सही गलत छांटना है, लेकिन कथनों पर विचार करना है। एक तरफ से कह सकते हैं कि वहीं कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन है, ये ऊपर जो कथन दिए गए हैं सभी ठीक है। तो पर्यावरण के संदर्भ में तो ये चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण तंत्र स्वतः नियंत्रक और आगे दे रहा है क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित होता है जिसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है होमियोस्टिक क्रियाविधि, एलिमिनेशन की प्रतिक्रिया और ए बी दोनों और उपरोक्त में से सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा होमियोस्टिक क्रियाविधि। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल में तापमान के गिरने की दूर कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस होती है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे तो 165 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फिर से क्वेश्चन पे कि क्षोभ मंडल में तापमान के गिरने की दूर कितने मीटर की ऊंचाई पर 1
डिग्री होती है तो 165 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर आपका 21। चलिए हम पहले स्क्रॉल कर लें, ऐसे ही पढ़ने लग रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस मंडल में वायुमंडल की कुल राशि का 90% पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस मंडल में वायुमंडल का कुल राशि का 90% पाया जाता है। कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों से मतलब कुछ हमारे दोस्त हैं, उनको ये क्वेश्चन मैथ की तरह लग रहा होगा, नहीं कितने परसेंट का कितना परसेंट। तो चलिए कोई बात नहीं, ये पर्यावरण का ही क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि पर्यावरण, ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण एक जैविक एवं भौतिक संकल्पना है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के अतिरिक्त किसे शामिल किया जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है कि पर्यावरण एक जैविक एवं भौतिक संकल्पना है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के अतिरिक्त किसे शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मानव जनित पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और ये भी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा तो ए बी दोनों हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रबंध की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। 4 आपके पास कथन है, देखिए। ह्रासमान पर्यावरण के कारणों की जानकारी, उसके नियमन और विगत अनुभव के आधार पर ह्रास को विवेकपूर्ण विधि से दूर करना। अगला है पर्यावरणीय तत्वों एवं मानवीय तत्वों में सहमत संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है मानव की बहुमुखी प्रतिभा से विकास और जीवन की गुणवत्ता में सामंजस्य स्थापित करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ह्रासमान पर्यावरण के कारणों की जानकारी, उसके नियमन और विगत अनुभवों के आधार पर ह्रास को विवेकपूर्ण विधि से दूर करना। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की अभिकथन है और तर्क दे रहा है नीचे। तो आइए पहले हम लोग अभिकथन देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में नियंत्रण के उपायों से अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय ह्रास को रोकने में मदद नहीं मिलती है। और नेक्स्ट है तर्क की जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच का संबंध जटिल है। कूट में इसका हम लोग का आंसर देना है। 4 आपका पास ऑप्शन दे रहा है, ए सत्य है परंतु आर सत्य है, और मतलब ए असत्य दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट दे रहा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन पलट के दिया है, हमेशा ए सही सब पहला ऑप्शन रहता है और आर असत्य रहता है, लेकिन देखिए यहाँ उलट के दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सामाजिक पर्यावरण के घटक हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, जीवन शैली, पार्क, रीति रिवाज और ए और सी दोनों। तो ए और सी पे क्या है भैया, आइए देखते हैं हम लोग। जीवन शैली और रीति रिवाज, तो ये दोनों सामाजिक पर्यावरण के घटक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा 26 नंबर, और ये क्या है कि पर्यावरण पर मानवोद्भाविक यही है दोस्तों, मानवोद्भाविक। ध्यान दीजिएगा क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके पास, और नीचे दे रहा है ऑप्शन जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। और नीचे दे रहा है दूसरा कि जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है आपके आगे वायुमंडलीय स्थितियाँ, जनसंख्या और वनाच्छादन, और फिर है आगे जनसंख्या, वनाच्छादन और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका महत्वपूर्ण जो कारक है वो होगा, तो जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर की सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोग के सामने, शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ाना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो कौन सा वर्ष था? आइए अब हम लोग देख सकते हैं, 92, 96, मतलब 1992, 1996, आप इतना बोल रहे हैं तो, और 2000 और 2002। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा तो आपका 2000 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा पारित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त करने का विकास का संकल्प लिया गया था? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, 2012, 2015, 2025 और 2030। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 2015, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? 4 ऑप्शन है, नियतिवादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा नवनियतिवादी अवधारणा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन आप लोगों के साथ, 2 ही ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिए, 4 नहीं दिया है। और यहाँ पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये छांटना है, ठीक है। चलिए सामने आप लोगों के 2 दे रहा है क्या कथन, कि पहला है कि सतत विकास शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1970 में कोकोयोग घोषणा में किया गया था। और फिर जो सेकेंड है कि वर्ष 1985 में डासमैन नामक विद्वान ने आर्थिक विकास के कार्यों के संपादन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था या किया, ठीक है, किया था या किया, क्योंकि 1985 में बात वहीं हो जाएगा। तो आपके पास आगे दे रहा है कूट में कि केवल 1, केवल 2, 1, 2 और न तो 1 न 2। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है, ये दोनों कथन उपयुक्त सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। नेक्स्ट है, भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इसके समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी। और नेक्स्ट है, सतत विकास संबंधी राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय की है, ठीक है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है और देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 और 1, 3। तो यहाँ पे दोस्तों जो उपयुक्त कथन दिए गए हैं ये तीनों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, और क्वेश्चन क्वालिटी का दिया है दोस्तों। सबसे बड़ी बात उपलब्धि ये है आज की जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल एकदम जम के है, कह सकते हैं कि ये सेम टू सेम पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन भी लड़ जाए तो दोस्तों फिर क्या कहते हैं कि देखिए, प्रैक्टिस करने का मतलब ही बस ऐसा है कि एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। वहाँ पे जाने पे ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग पहली बार ऐसा शब्द सुन रहे हैं या बहुत सारे शब्दों के कन्फ्यूजन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इधर प्रैक्टिस सेट में चीज़ें हो जाती है। लेकिन अब सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए ये तो फिर लग कह सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए थोड़ा सा इर्द गिर्द आता है तो हम लोग कर ही देते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार, ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क मतलब 2018 से 2022 UNSDF के अंतर्गत शामिल है। 4 ऑप्शन दे रहा है, उद्यमिता और रोजगार सृजन, लैंगिकता समानता और युवा विकास, अगला है जलवायु परिवर्तन और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सतत पारिस्थितिकी विकास के लिए क्या आवश्यक है। 4 ऑप्शन दे रहा है, मानव की भौतिकवादी विलासितापूर्ण जीवन शैली को त्यागना, पर्यावरण के साथ घोर अन्याय एवं अत्याचार न करना और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखना, और डी है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि निम्न कथनों पर विचार करें। और पहला है जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा है निर्धनता उन्मूलन और तीसरा है प्रदूषण का निरोध तथा नियंत्रण। अब हम लोग को इसमें क्या क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सतत विकास हेतु कौन सा या कौन से आवश्यक हैं।
4 ऑप्शन दे रहा है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और ये सभी। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीनों आपके ऑप्शन सही है सतत विकास हेतु, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा जूम आउट कर दें। अब देखिए कि कथन दे रहा है पहला 36 नंबर पे कि मानव का प्राकृतिक पर्यावरण से 2 प्रकार का संबंध है, और नेक्स्ट है इसका कारण कि मानव भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का महत्वपूर्ण घटक होने के साथ साथ पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। कूट में आपको आंसर देना है। कूट है ए और आर दोनों सही है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत हैं। ध्यान दीजिए, तो कौन सा हम लोग का इसमें से छांटना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है। प्राकृतिक संसाधन उपागम, शहरी औद्योगिक समृद्धि उन्मुख उपागम, ग्रामीण कृषि समृद्धि उन्मुख उपागम और वाटरशेड विकास उपागम। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, प्राकृतिक संसाधन उपागम। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं के संदर्भ में विचार कीजिए, और 4 ऑप्शन दे रहे हैं। निश्चयवादी अवधारणा, अनिश्चयवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा और नव निश्चयवादी अवधारणा। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है तो इसमें आपका हो जाएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मिस आउट हो गया है, आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा तो इसमें आपका आ जाएगा मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं में से आ जाएगा निश्चयवादी अवधारणा भी होता है उसमें, और संभववादी अवधारणा भी होता है, और फिर नव निश्चयवादी अवधारणा होता है। और यहाँ पे कूट में गलती से छूट गया है, कूट में आपका आंसर देना, तो आप लोग लिख लीजिएगा साइड में। कूट में जो आपका आंसर होगा तो 1, 3 और 4। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन गलती से छूट गया है। तो चलिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हम तो बार बार कहते हैं। चलिए देखिए क्या छूट रहा है, क्या हो रहा है, ये मायने नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आप लोग के साथ गलत ना करवाया जाए, ये बहुत मायने रख रहा है। तो इसका जो आपका आंसर होगा तो 1, 3, 4 होगा। तो कूट में आप लोग लिख लीजिएगा 1, 3, 4, और 3 ऑप्शन आप लोग 2, 3, 4, 1, 2, 3 उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसे डाल दीजिएगा, काम छुट्टी। ठीक है, लेकिन 1, 3, 4 इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। 4 ऑप्शन दे रहा है। एलेक्सी पाउलाव, इमाइल दुर्खिम और रॉबर्ट के मर्टन और हर्बर्ट स्पेंसर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा एलेक्सी पाउलाव। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव किससे पड़ता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। वन विनाश, निर्माण तथा उत्खनन कार्य, नाभिकीय कार्यक्रम और मौसम रूपांतरण कार्यक्रम। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, इन सभी से दोस्तों पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अब हम लोग एक को न देख के सीधे सीधे कह सकते हैं कि सबसे, क्योंकि वन के विनाश होगा तब भी पड़ेगा। कहीं आप लोग मतलब निर्माण या उत्खनन कार्य चलता है उससे भी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, या पर्यावरण पर नाभिकीय कार्यक्रम से भी, और मौसम रूपांतरण से भी, मौसम बदलता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन जो होगा वो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सुमेलित करने वाला है 41 नंबर, और एक तरफ दुर्घटना है और एक तरफ वर्ष है कि कौन सी दुर्घटना कब हुई थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग अब इसको मिलान करते हैं। जैसे 3 माइल आइलैंड, तो ये कब किस वर्ष में हुआ था दोस्तों, तो ये है आपका 1979। ठीक, दूसरा है चेरनोबिल, तो ये कब था, तो ये आपका 1984, और फुकुशिमा ये कब है, तो ये आपका हो जाएगा 2011। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 2, 3 और सॉरी आपका सी नहीं, फिर से एक बार ये गलत होगा आपका। जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहे हैं कि जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा बी 213, मतलब 2, 1, 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोग के सामने, सॉरी यहाँ भी 2 ही दे रहा है। मानव क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि अप्रत्यक्ष प्रभाव न तो पहले से
सोचे गए होते हैं और ना ही सुनियोजित होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। आगे आप लोगों का क्या दे रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 आपके ऑप्शन दे रहे हैं। उपरोक्त में केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों और न तो 1 ना ही 2। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आर्थर टैक्सले, एलेक्सी पावलाव हो दोस्तों, अर्नेस्ट हाइकल और फ्रेडरिक क्लीमेंट्स। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा अर्नेस्ट हाइकल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अर्नेस्ट हाइकल, आर्थर टैक्सले और एलेक्सी पावलाव और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्नेस्ट हाइकल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की विभिन्न परतें, ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल की विभिन्न परतें के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। समताप मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किमी से लेकर 50 किमी तक पाई जाती है। अगला है, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं और रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर संचार को संभव बनाती हैं और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे कथन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अब कुछ पर्यावरण के अंग दिया है नीचे, हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आपको 46 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण के अंग है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ये चारों हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बाकी 1 2 3 1 2 3 1 4 ऐसा दिया है तो उनसे कोई मतलब है नहीं। ठीक है। जब चारों आप कंफर्म है तो फिर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। और अगला है, जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। और अगला है, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, अपघटन जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ठीक है, ये थोड़ा सा कभी कभार ये टच हो जाता है तो इधर चल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है ना। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास आयोग ने पर्यावरण संबंधी समस्याओं को स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर बांटने का प्रयास किया। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, 1972, 1976, 1992 और 2002। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा 1992। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, दिल्ली की हवा देश के अन्य शहरों की अपेक्षा सर्वाधिक प्रदूषित है। ये किसका पर्यावरण उदाहरण है। तो ये स्थानिक, क्षेत्रीय, वैश्विक और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा स्थानीय। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट नंबर आज का कि क्षेत्रीय समस्या का उदाहरण माना जा सकता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, अम्लीय वर्षा, जनसंख्या वृद्धि और ताजे जल की कमी। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों क्षेत्रीय समस्या में ये सारी जो उदाहरण है ये सभी आते हैं, अम्लीय वर्षा, जनसंख्या वृद्धि और ताजे जल की कमी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि ये हम लोग पढ़े थे क्लास में। चलिए ठीक है, आज की क्लास दोस्तों यहाँ पे समाप्त होती है। और जाते जाते आप लोग से 2 मिनट की बात है, आप लोग सुन लीजिए कि दोस्तों हम लोग कंटिन्यू बेस पे बहुत दिनों से प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं। और उससे अंत में जो क्लास होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पूरे साल, मतलब प्रीवियस ईयर में लगभग 10 सालों का, 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेते हैं जो इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, किसी टॉपिक से। और हम लोग यूनिट वाइज करते आ रहे हैं तो कर लेते हैं। तो ऐसा ही कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेगी। जो हमारे दोस्त नए हैं हमारी वीडियो पे, वो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। और ये चैनल आज तक ही नहीं है, आगे हम लोग कह सकते हैं कि भविष्य तक है, जहाँ तक चल सके। तो आप लोगों का साथ रहे तो बहुत लंबा चलेगा। तो हर जो भी कंपटीशन की तैयारी रहेगी उसकी सुविधाएं भी धीरे धीरे आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट और नई जोश नए उमंग के साथ कुछ ऐसे ही और क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।